चलिए साहब, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा. सो इन लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन नंबर 27 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक की कहानी, जिसमें हमने ये देखा था कि जनरली तो जो ऑनरशिप है या टाइटल है वो कौन ट्रांसफर कर सकता है, जो खुद उस गुड्स का ओनर हो. बट देयर आर सम सिचुएशन, देयर आर सम सर्कमस्टांसेस इन विच देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर. चलेगा साहब? जिसमें सबसे पहला हमने देखा था कि अगर साहब सेल किया जाता है बाया मर्केंटाइल एजेंट. सेकंड पढ़ा था साहब सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर. फिर तीसरा था सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन. उसके बाद था सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड. सब इसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि इसमें पहले साहब क्या था, ओनरशिप पास हो गई थी बट पोजीशन था. इसमें पोजीशन पहले आ गया था, ओनरशिप बाद की कहानी थी. चल, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल भी था और एक था सेल बाय अनपेड सेलर. अनपेड सेलर की कहानी आपकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है. आइए साहब, आज का जो चर्चा का विषय है वो है साहब सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक की कहानी, जिसमें हम ये देखेंगे कि साहब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा. अच्छा साहब, समझे बात को. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन इज सेलर एंड सेकंड वन इज बायर. मुझे आप बताओ साहब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? आंसर इज गुड्स. देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो आप मुझे बताएं, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब? साहब सेलर को वो काम करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ गुड्स. एंड बायर को क्या करना पड़ेगा? पहला तो साहब उसको उन गुड्स के अगेंस्ट कंसीडरेशन पे करनी पड़ेगी, और जो डिलीवरी दे रहा है सेलर उसको रिसीव करना पड़ेगा. अगर ये एक्टिविटीज हो जाती तो आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म हो गया. अरे करेक्ट ना बात? यही लिखा है साहब यहां पर. द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज, क्या क्या बोलेगा साहब? सबसे पहला क्या लिखा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर. तो पहला काम तो क्या करना है? गुड्स की डिलीवरी देना है. दूसरा क्या करना है? उस डिलीवरी का क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस. अच्छा, अगर कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिलीवरी तो दे रहा है लेकिन बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या परफॉर्मेंस हो जाएगा? आंसर इज नो. दोनों साइड से ही काम चलना चाहिए कि सेलर डिलीवरी दे रहा है, बायर डिलीवरी को एक्सेप्ट करे. उसके बाद क्या करना है? एंड पेमेंट ऑफ प्राइजेस फॉर देम. तो साहब पेमेंट ऑफ प्राइजेस करो. कौन करेगा पेमेंट ऑफ प्राइजेस? बायर. किसके अकॉर्डिंग्स? अकॉर्डिंग्स टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि पेमेंट हमें कैश में चाहिए, ये पेमेंट हमें चेक के थ्रू चाहिए, ये पेमेंट हमें यूपीआई के थ्रू चाहिए, कुछ भी हम बोल सकते हैं. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होना चाहिए. अच्छा, अगर ये तीनों चीजें हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म हो गया है. बोलो चलेगा? फिर कहानी, क्योंकि सबसे पहला काम किसका आता है? डिलीवरी का. तो उन्होंने डिलीवरी का मतलब समझाया जो ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं. डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिलीवरी: एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक. चलेगा ना? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक. ये यहां पर वापस से वो कहानी लिखी हुई है. चलें साहब, सेक्शन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ड्यूटी ऑफ बायर क्या होगा? एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम. यही तो ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कि मालिक सेलर डिलीवरी दे, बायर उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और उसके अगेंस्ट प्राइजेस पे करे. सेक्शन 31 यही बोलता है. सेक्शन 32 क्या बोल रहा है साहब? पेमेंट एंड डिलीवरी आर दी कॉन्करेंट कंडीशन. ऐसा हो सकता है कि हम ये बोलें कि जब हम डिलीवरी देंगे हमें उसी समय पेमेंट भी एक साथ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अनलेस अदरवाइज एग्रीड. अगर इसके कॉन्ट्रेरी हम ऐसा कुछ ना बोलें तो क्या होगा? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइजेस आर दी कॉन्करेंट. अच्छा, अगर कुछ स्पेसिफिकली ना बोला जाए तो ये जनरली यही होता है कि जब मैं डिलीवरी दूंगा तब आपको पेमेंट देना.
अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो एक काम करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करते समय बोल देना कि भाई साहब हम प्राइजेस अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, या प्राइजेस पहले ले लो, डिलीवरी बाद में देना, वो हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना लिखा जाए तो दोनों क्या होंगी, कॉन्करेंट कंडीशन होंगी। The seller shall be ready and willing to give possession of goods to the buyer in exchange of price। कॉन्करेंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब डिलीवरी देंगे तभी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। बोलो चलेगा। ये था आपका सेक्शन नंबर 32। अब यहां से थोड़ी कहानी बदलने वाली है साहब। यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स से लेकर कुछ रूल्स दिए गए हैं साहब। किससे रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड। आओ साहब देखते हैं। सबसे पहले डिलीवरी क्या है साहब, तो डिलीवरी मींस जरूरी है क्या फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, आंसर इज नो। आप कुछ भी ऐसा काम करो जिससे ये मान लिया जाए कि गुड्स की पोजीशन सेलर से ट्रांसफर हो गई है, वो एक्चुअल भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो सिंबॉलिक भी हो सकता है, तो फिजिकल मूवमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही बोला है सेक्शन नंबर 33 ने। लिखा है ना, मेड बाय डूइंग एनीथिंग, जिसको पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लेगी, डिलीवरी मानेगी। बोलो चलेगा। सेक्शन 34 किसकी बात करता है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी की। साहब मैंने टोटल 100 यूनिट्स खरीदी, लेकिन 100 यूनिट एक साथ डिलीवर नहीं हो सकती, तो उसने कहा मैं 10-10 करके आपको 10 बार दे दूंगा। तो जब पार्ट डिलीवरी हो रही है फुल डिलीवरी करने के लिए, तो पार्ट डिलीवरी को ही फुल डिलीवरी मान लिया जाएगा। लेकिन कल को ऐसा हो कि हमने ली तो 100 यूनिट है, लेकिन हमने बोला नहीं 50 अलग और 50 अलग, मतलब सेपरेबल है, तो फिर 50 की डिलीवरी अलग मानी जाएगी और 50 के लिए डिलीवरी अलग करनी पड़ेगी, या उसके लिए अलग से रूल एप्लीकेबल होंगे। अगर सेपरेबल की कहानी नहीं है तो मैंने आपको 10 यूनिट डिलीवर कर दी, मतलब मैंने 100 यूनिट डिलीवर कर दी हैं। सेम इफेक्ट होगा जैसा कि पार्ट डिलीवरी का होता है। और अगर सेपरेबल की कहानी है तो दोनों ही अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी। मतलब साहब 10 की प्रॉपर्टी पास हो गई ना, तो ये नहीं माना जाएगा कि 90 की नहीं हुई है। मैंने की भी डिलीवरी मतलब प्रॉपर्टी पास हो गई है, लेकिन कल को अगर सेपरेबल होता तो कि देखो मुझे चाहिए तो 100 है लेकिन इकट्ठे नहीं चाहिए, 10 अभी देना, 10 अगले महीने, फिर 10 अगले महीने, और मैंने कहा अपन 10-10 को अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, तो पहले 10 की डिलीवरी में केवल 10 की ओनरशिप ही पास मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है साहब सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 35 क्या बोल रहा है साहब, सेलर कभी भी बाउंड नहीं है डिलीवरी देने के लिए। सेलर कभी भी बाउंड नहीं होता है डिलीवरी देने के लिए, डिलीवरी लेने की जिम्मेदारी बायर की होती है। सो बायर इज बाउंड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। साहब अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर दी। अरे आप कभी किसी दुकान से कुछ भी खरीदो और आप सेलर को 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फोन लगाओ, यार आपने अभी तक सामान नहीं भेजा, वो क्या बोलता है आपसे, साहब आपने बताया ही नहीं कहां भेजना है, कब भेजना है। साहब सेलर कभी भी जिम्मेदार नहीं है डिलीवरी के लिए, अनलेस अदरवाइज आप एग्री ना करो। आप ऐसा बोल सकते हो देखो मैं फोन नहीं लगाऊंगा, आप तो अपने हिसाब से भेज देना, फिर बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना बोला जाए तो बायर इज बाउंड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। चलें साहब, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है साहब, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑलवेज वो होती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर किया गया, जहां पर गुड्स एग्जिस्टेंस में थे। और अगर फ्यूचर गुड्स हैं तो जहां पर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड होंगे, टू बी प्रोड्यूस्ड होंगे, टू बी प्रोक्योर्ड होंगे, वहां पर ही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। देखो साहब ये लिखा है, गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पर जहां पर गुड्स अवेलेबल थे उसी प्लेस पर प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। अगर आपको कहीं और डिलीवरी चाहिए तो साहब क्या करो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो आप कि भाई साहब डिलीवरी मुझे घर पर चाहिए, डिलीवरी मुझे गोडाउन पर चाहिए, वो फिर अलग बात है। ये सारी कहानी किसकी है, जनरल रूल की है। अगर एग्जिस्टेंस में होंगे तो गुड्स क्या
और अगर मैन्युफैक्चर्ड होंगे तो क्या, देखो मतलब फ्यूचर गुड्स होंगे तो क्या होगा, तो जहां पर टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, जहां पर टू बी प्रोड्यूस्ड है, उस प्लेस पर माना जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी। चलें साहब, टाइम की क्या बात है, कब करना है साहब डिलीवरी, तो लॉ क्या बोलता है कि साहब टाइम ऑलवेज चलता है रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, डिफरेंट केस में डिफरेंट रीजनेबल टाइम हो सकता है। So where under the contract of sale, seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed. अच्छा, कल को टाइम अगर फिक्स कर लें तो उस टाइम पर जो टाइम आपने फिक्स किया, और नहीं किया टाइम फिक्स तो रीजनेबल टाइम। अरे कोई बिजनेस ऐसा है, जैसे साहब अपना सराफा है, सराफा में दुकानें रात को ही चलती हैं खाने पीने वाली, उनका रीजनेबल टाइम क्या होगा, रात 10 के बाद। लेकिन अगर ऑफिशियल कोई बिजनेस आवर्स में काम होता है तो वो सुबह 11 से लेकर 5, तो उनका रीजनेबल टाइम ये हो जाएगा। सो रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है साहब सर्कमस्टांसेस के ऊपर। चलें, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, साहब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर, लेकिन जिस गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो गुड्स किसी और की पोजीशन में है, तो साहब हमेशा क्या करना है कि जिस थर्ड पार्टी की पोजीशन में वो गुड्स है, जब तक कि वो एक्नॉलेज ना कर ले कि हाँ साहब आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो मेरे पास रखे हैं, आप मेरे पास से आकर ले जाना, तब तक उसकी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। थर्ड पार्टी का एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, यही लिखा है सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 में। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी unless and until such third person acknowledges to the buyer that he hold the goods on his behalf। थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, से फॉर एग्जांपल किसी वेयर हाउस में रखा है, वेयर हाउस वाला बायर को क्या बोलेगा कि हाँ हाँ आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो मेरे पास रखें, आप टेंशन ना लो, जब भी आओगे ले जाना। जैसे उसने एक्नॉलेज कर दिया डिलीवरी हो गई, और जब तक वो एक्नॉलेज ना करे तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। बोलो साहब चलेगा। आगे क्या लिखा है, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड कब करना है आपको डिलीवरी की, सो डिमांड ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ, साहब क्या बोला कि अगर सेलर बाउंड है रीजनेबल टाइम में डिलीवरी देने के लिए, तो हे बायर तुमको भी कब मांगना डिलीवरी, रात को 2 बजे फोन लगा के मत बोल देना कि मैं अभी फ्री हूं, नींद नहीं आ रही है, तो एक काम करो डिलीवरी कर दो गुड्स की। नहीं साहब, फिर बिल्कुल भी सेलर आपका बाउंड नहीं है डिलीवरी करने के लिए, तो आप जब भी डिमांड करोगे वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। चलें, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, खर्चे कौन देगा, मस्ट बी बोर्न बाय सेलर, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू दी कॉन्ट्रेरी। देखो जनरली डिलीवरी के खर्चे सेलर ही देता है, लेकिन अगर आपने एक्सप्रेस कर लिया कि नहीं, सेलर बोलेगा खर्चे मैं नहीं दूंगा, खर्चे आप दोगे। अगर कल को लोटस वाला मुझे कुछ ना बोले तो एसी को घर तक भिजवाने के खर्चे किसके, लेकिन आपको पता वो पहले ही बोल देगा कि भाई साहब डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, अपन बोले कितने, अब जितना भी वो ले ले यार, वो बाहर खड़ा है उससे पूछ लो। सो उसने एक्सप्रेस कर दिया है तो साहब आपको फिर खुद खर्चे देने पड़ेंगे। चले, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, साहब आपने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी, मैंने मांगे 100 थे आपने 150 भेज दिए, मैंने मांगे 100 थे आपने 85 ही भेजे, देखो क्या होगा। Where the seller delivered to the buyer a quantity of goods less than contracted to sell, मतलब 100 की जगह 50, the buyer may reject them, buyer के पास पूरा पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, but if the buyer accept the goods so delivered he shall pay for them at a contract। लेकिन 100 की जगह आए 50, मेरे पास पहला क्या है, मैं 50 वापस भेज दूं कि नहीं भाई 100 आप इकट्ठे भेजो, कर सकता हूं। या मेरे पास ऐसा ऑप्शन कि चलो 100 मांगे तो 50 तो आ ही गए हैं, एक काम कर दो 50 ले लेता हूं। तो अगर आप पार्ट में ले लेते हो तो साहब उसको, उसके अगेंस्ट आपको प्राइस पे करने पड़ेंगे उस रेट पर जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। अगर लार्जर देन हो गए तो 100 की जगह 150 भेज दिए तो आगे क्या लिखा है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। 150 की आ गए थे, मुझे 100 ही चाहिए, मैं 100 ले लूं, 50 को क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, सिंपल है। चलें, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज क्या है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। बेटा ये बायर के पास पावर है कि वो कभी भी गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में ना ले, अनलेस अदरवाइज आपने एग्री करा हो। आप बोल दो मेरे पास अभी पूरी क्वांटिटी तो नहीं है, मैं धीरे धीरे करके आपको इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, एज अ बायर आप रेडी हो गए कि हाँ चलेगा इंस्टॉलमेंट में भी, तो फिर बात अलग है।
लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो आप एज अ बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी ना लें तो भी चलेगा, आपको वो बाउंड नहीं कर सकता है। चलें, डिलीवरी टू द करियर, subject to the terms of the contract, the delivery of goods to the courier for transmission to the buyer is prima facie deemed to delivery to the। साहब जैसे ही सेलर ने गुड्स करियर वाले को दिया, ट्रक में डाला, ये मान लिया जाएगा कि ये गुड्स बायर को डिलीवर हो गए, जनरली यही माना जाएगा। वो कहानी अब कितनी बार बोलोगे, एक्सीडेंट हो गया। चलें साहब, वहां तो ऑनरशिप चेक करनी पड़ेगी, किसकी है, उसकी जिसकी ऑनरशिप उसकी रिस्क। चलें, deterioration during the transit, where goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transmit will fall on the। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रांजिट कुछ भी खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, गुड्स क्वालिटी ही खराब हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, बायर की, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी पास हो जाती है, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी रिस्क, दो द सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ऑन। अच्छा, अगर ऐसा जनरली किसकी रिस्क, बायर की, लेकिन कल को अगर आपका सेलर धर्मात्मा आदमी है तो वो बोल सकता है कि ठीक है आपके घर तक की रिस्क मेरी, तो फिर उसकी हो जाएगी। चलें, वायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, सब बायर के पास अधिकार है कि गुड्स को वो एग्जामाइन करे, गुड्स को देखे, और अगर उसको लगता है कि ये वही गुड्स हैं जो मैंने मंगवाए थे तो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज रिजेक्ट करे। Where goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he is entitled to reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the। अगर बायर ने बेटा पहले से गुड्स नहीं देखे हैं, मान लो सेल बाय डिस्क्रिप्शन था, उसने पहले तो गुड्स देखे नहीं थे, तो जब उसके सामने उसको डिलीवर हुए गुड्स, उसको आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो गुड्स को एग्जामाइन करे, आइडेंटिफाई करे और ये तय करे कि ये वही गुड्स हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर डिसाइड किए गए थे। चलें, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 42 क्या बोल रहा है कि साहब डिलीवरी को एक्सेप्ट मान लिया जाएगा कि आपने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है, कब, व्हेन द बायर इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, जब बायर ये बोल दे सेलर को कि हाँ भैया हमें डिलीवरी मिल गई है। दूसरा, डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, साहब बायर कुछ ऐसा काम कर दे जो ये बताता है कि अब मैं ओनर हूं, या ये बताता है कि सेलर तुम ओनर नहीं रहे। साहब मैं से किसी गुड्स को अगर कल को मॉर्गेज रख दूं तो मॉर्गेज तो ओनर ही रख सकता है, अरे हाँ ना, तो अगर मैं गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर दूं जो सेलर की ओनरशिप के अगेंस्ट है, तो ये मान लिया जाएगा कि मतलब तुम ओनर हो गए हो, मतलब तुमने डिलीवरी ले ली है। रिटेन दी गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया उसके बाद भी बायर अपने पास ही गुड्स को रखकर बैठा है, तो ये मान लिया जाएगा कि साहब आपने डिलीवरी ले ली है। सेक्शन नंबर 43 क्या बोल रहा है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, साहब कल को इंस्टेड ऑफ 100 आपके कितने पास आ गए थे, 150 क्वांटिटी आ गई थी, 100 आपने एक्सेप्ट कर ली, 50 आपने रिजेक्ट कर दी, वो 50 को वापस भेजने की जिम्मेदारी बायर की नहीं है, वो सेलर की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से उठवाए, जो करना वो करे, बट बायर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है वापस करने के लिए। अच्छा, कल को 100 की जगह 50 आ गया था, कम आई थी, तब भी आपके पास पावर था, आप रिजेक्ट कर सकते, आपने रिजेक्ट कर दी कि मुझे 50 तो नहीं चाहिए, तब भी बेटा रिटर्न करने की जिम्मेदारी बायर की नहीं है। यही लिखा है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। सेक्शन नंबर 44 क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, साहब कल को सेलर आपको डिलीवरी देने के लिए तैयार है, बट एज अ बायर आप निगलेक्ट कर रहे हो, आप डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर कल को डिले की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी एंड बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर द लॉस occasioned by the neglect or refuse to take delivery and also for the reasonable charge for the care and custody of। साहब मैं एज अ सेलर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रेडी हूं आपको डिलीवर करने के लिए, बट आप अननेसेसरली डिलीवरी को क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, उस वजह से जो भी नुकसान होगा जिम्मेदारी, कल को हो सकता है इंदौर से भोपाल सामान भेजा, अब डिलीवरी के लिए वो तैयार था कि भाई साहब ये सामान आप अनलोड कर लो, आप बोला नहीं नहीं अभी तो नहीं, अब कल करेंगे, आपके जो करियर वाला था, जो व्हीकल था, उसको एक दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ा, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, वो एक्स्ट्रा चार्जेस कौन देगा, सेलर नहीं देगा भाई साहब, वो देगा बायर, क्योंकि आप अननेसेसरली डिले कर रहे हो, आप डिलीवरी को एक्सेप्ट
नहीं कर रहे हो। इति श्री देवाखंडे तृतीय अध्याय। तो ये था आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर हमने बात की ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स की। यही हमारा था साब मुद्दा। यूनिट नंबर 4 की जो कहानी है वो किसकी है साहब? अनपेड सेलर की। आफ्टर कंप्लीटिंग द अनपेड सेलर आपका सेल्स ऑफ गुड्स भी हो जाएगा खत्म। इस यूनिट को आप एक बार पेजेस पलट कर देख लें। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई टेंशन है, तो आप मुझे बताएं।